जिसमें पहाड़ों को नष्ट करने और चोटियों को गिराने की काबिलियत वाली जबरदस्त ताकत थी, और वह नीचे की ओर गिर गया। इतनी स्पीड, इतनी ताकत! सीटी बजाते गहरे हरे ड्रैगन के पंजे को देखकर यश की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन इस समय रिएक्ट करने में बहुत देर हो चुकी थी। उसने जल्दी से अपने हाथ उठाए, उन्हें अपने सिर के ऊपर शून्य लोक में एक दूसरे से सटा लिया। धमाका! एक धीमी, बहरा कर देने वाली दहाड़ सुनाई दी। यश को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसे किसी असली ड्रैगन के पंजे ने मारा हो। उसकी जबरदस्त ताकत ऐसी थी जिसे उसका 5वें दायरे में मौजूद दिव्य शरीर भी झेल नहीं सकता था। उसकी बाहों की हड्डियों में बहुत तेज दर्द हो रहा था, जैसे वे कुचलने वाली हों। भागो! यश दहाड़ा और अपने अंदर की सारी ताकत निकाल दी। कोल्ड मून पियरलेस ब्लेड ने एक बहुत बड़ा गरजता हुआ हाथी निकाला, जो उसके सिर के ऊपर अमीश पर जोर से हमला कर रहा था। बस एक मरने वाली लड़ाई, अमीश ने नफरत से कहा। जैसे ही उसने अपने हाथ हिलाए, 2 और गहरे हरे रंग के ड्रैगन पंजे दिखाई दिए। एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। उन्होंने गरजते हुए हाथी के बड़े शरीर को पकड़ लिया, फिर पूरी ताकत से खींचा और सीधे गरजते हुए हाथी को बहुत बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिया। छी! यह अंत नहीं था। गरजते हाथी को चीरने के बाद गहरे हरे ड्रैगन के पंजे से एक बहुत तेज ताकत निकली, जिसने यश की छाती पर जोरदार वार किया। वह सीधे उड़ गया, उसके मुंह से ताज़ा खून की धार बह रही थी। अमीश, जिसकी ताकत ड्रैगन टाइगर बर्स्ट युआन पिल की वजह से कई गुना बढ़ गई थी, उस समय यश के लिए मुकाबला करने लायक नहीं था। उनके बीच का गैप बहुत बड़ा था और कोई भी तरीका उसे भर नहीं सकता था। संबित, क्या तुम्हारा काला पंख शिखर डिसाइपल थोड़ा ज्यादा ही घटिया और बेशर्म नहीं है? मेडिसिनल पिल लेने के लिए भी। मैं मैच को तुरंत रोकने और नियम तोड़ने के लिए अमीश को सजा देने की मांग करता हूं। यश को घायल देखकर स्वर्ग पंख शिखर हेड तुरंत गुस्से में दहाड़ा। हालांकि फॉर पीक्स टूर्नामेंट का बहुत मतलब था, इसलिए चाहे वह कितना भी गुस्से में क्यों न हो, वह अपनी मर्जी से दखल नहीं दे सकता था। वह सिर्फ मांग कर सकता था, और अगर 2 से ज्यादा हेड्स राजी होते तभी मैच खत्म किया जा सकता था। नियम तोड़ रहे हो? यह सुनकर संबित ने गुस्से से कहा। स्वर्ग पंख शिखर हेड, तुम्हारी किस आंख ने अमीश को नियम तोड़ते हुए देखा? फॉर पीक्स टूर्नामेंट में ऐसा कोई नियम नहीं है जो मेडिसिनल पिल लेने से रोकता हो। हाँ, फॉर पीक्स टूर्नामेंट में कई नियम थे, लेकिन किसी में भी मेडिसिनल पिल लेने पर रोक नहीं थी। यह एक बिना लिखा नियम था। फॉर पीक्स हेड्स में से कौन अमीर नहीं था जिसके पास अनगिनत दुर्लभ खजाने थे? ड्रैगन टाइगर बर्स्ट युआन पिल जैसी चीजें भले ही बहुत ज्यादा न हो, लेकिन निश्चित रूप से कम भी नहीं थीं। अगर वे सभी अपने शिष्य को मुकाबला करने के लिए ऐसी चीजें ले जाने देते तो फॉर पीक्स टूर्नामेंट में अफरा-तफरी मच जाती। इसलिए मुकाबले के दौरान मेडिसिनल पिल लेने की इजाजत न देना एक चुपचाप तय किया गया नियम था, जिसे असल में कभी तोड़ा नहीं गया। हालांकि अचानक काला पंख शिखर ने आज इसे तोड़ा, लेकिन क्योंकि यह एक बिना लिखा नियम था, साफ नियम नहीं, इसलिए अमीश का मेडिसिनल पिल लेना सिर्फ बेशर्मी के तौर पर बुरा भला कहा जा सकता था, लेकिन कोई बड़ी सजा नहीं दी जा सकती थी। बेशर्म! स्वर्ग पंख शिखर हेड का चेहरा गुस्से से हरा हो गया, लेकिन वह बेबस था। यश, मरने के लिए तैयार हो जाओ। स्पिरिचुअल फ्लेम क्यूई। यश को एक ही मूव से घायल करने के बाद अमीश जीत की खुशी में हंसा। उसकी आंखों में जबरदस्त किलिंग इंटेंट चमक रहा था। उसने एक लंबी चीख मारी और एक बार फिर काला पंख शिखर की अल्टीमेट टेक्निक दिखाई। एक गहरे लाल रंग की धार निकली और एक डरावनी आभा फैल गई, जिससे आसमान और धरती कांपने लगे। वही स्पिरिचुअल फ्लेम क्यूई, लेकिन इस समय अमीश ने जो पावर दिखाई
वह पहले से कम कई गुना ज्यादा तेज थी। अगर पिछली स्पिरिचुअल फ्लेम क्यूई समुद्र में एक आम बड़ी लहर थी, तो अब यह आसमान से टकराने वाली एक बहुत बड़ी लहर थी। मार डालो। अमीश ने शून्य लोक पर कदम रखा और हल्के से अपनी हथेली थपथपाई। तुरंत गहरे लाल रंग की धार जोर से बह निकली। लुन्वो हॉल जोर से हिला, मानो गिरने ही वाला हो, और हॉल के अंदर की हवा ऐसे टूट गई जैसे कोई शीशा जमीन पर गिर रहा हो। डर था कि इस चाल को मूल सागर क्षेत्र टियर 3 के पीक पर मौजूद एक मजबूत मार्शल आर्टिस्ट भी झेल नहीं पाएगा। यश, मान जाओ, यह मैच यहीं खत्म होता है। यह सीन देखकर स्वर्ग पंख शिखर हेड के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वह बेचैनी से खड़ा हुआ और चिल्लाया, साथ ही अपनी युआन क्यूई घुमाते हुए यश के मैं मान जाता हूं कहते ही दखल देने के लिए तैयार था। मान जाता हूं, मान जाता हूं शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। हालांकि गहरे लाल रंग की धारा डरावनी थी, यश पूरी तरह से निडर था। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, बस उसकी गहरी आंखों में एक तेज चमक थी जब उसने ठंडे स्वर में कहा, अमीश, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही अपनी ताकत बढ़ा सकते हो? मैं भी बढ़ा सकता हूं। किलिंग इंटेंट मेरे लिए धमाका करो। किलिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लोड। अपनी ओर आ रही डरावनी गहरे लाल रंग की धार का सामना करते हुए यश को कोई डर नहीं लगा। वह अचानक दहाड़ा और तुरंत उसके शरीर से खून के उमड़ते समुद्र जैसी एक तेज लाल रोशनी फूट पड़ी। उस लाल रोशनी की आड़ में यश के कपड़े तुरंत खून जैसे लाल लबादे में बदल गए और उसके काले लंबे बाल भी खून जैसे लाल हो गए, जो शून्य लोक में बेतहाशा नाच रहे थे। इस रूप ने लोगों को बहुत ही शैतानी और दबंग एहसास दिया, जैसे वह कोई बेमिसाल किलिंग गॉड हो जो खून के समुद्र से निकला हो। बेशक यश के बदलाव सिर्फ उसके रूप और ऑरा तक ही सीमित नहीं थे, उसके शरीर से निकलने वाली एनर्जी में उतार चढ़ाव भी इस समय तेजी से बढ़ रहे थे और तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। किलिंग कॉन्सेप्ट एक बार एक्टिवेट होने पर एक मार्शल आर्टिस्ट को खुशी की हालत में ले जा सकता है। इस हालत में मार्शल आर्टिस्ट की ताकत बहुत बढ़ सकती है, 10वीं मास्टरी ताकत को 1 गुना बढ़ा देती है और 3वें हिस्से की मास्टरी से ताकत 3 गुना बढ़ जाती है। यह है किलिंग कॉन्सेप्ट। यश ने सच में किलिंग कॉन्सेप्ट समझ लिया। पूरी जगह पर आवाजें गूंज रही थीं। किलिंग कॉन्सेप्ट को एक्टिवेट करने के बाद हुए बदलाव बहुत साफ थे। जब तक वे बेवकूफ नहीं थे, मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट की थोड़ी समझ रखने वाला कोई भी मार्शल आर्टिस्ट देख सकता था कि यश जो दिखा रहा था वह असल में बहुत ज्यादा असरदार किलिंग कॉन्सेप्ट था। धत तेरे की, इस आदमी के पास सच में किलिंग कॉन्सेप्ट है। यह देखकर अमीश का चेहरा भी अचानक काला पड़ गया, लेकिन फिर उसने मजाक उड़ाया। भले ही तुम्हारे पास किलिंग कॉन्सेप्ट हो, फिर भी आज तुम्हारी मौत तय है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, अमीश ने तुरंत अपने शरीर के अंदर की हिंसक शक्ति को उसकी लिमिट तक पहुंचा दिया। उमड़ती हुई गहरे लाल रंग की धार तुरंत कई गुना बढ़ गई। वह जहां भी गुजरी, स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए और शून्य लोक बिखर गया। 5 तत्वों की छोटी सी दुनिया। यश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसने खून जैसी लाल धार को देखा ही न हो। उसने कोल्ड मून पियरलेस ब्लेड को दोनों हाथों से पकड़ा, धीरे धीरे ऊपर उठाया और फिर एक जोरदार सीधा वार किया। स्विश, 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 स्विश। 5 रंगों की इंद्रधनुषी रोशनी, सुनहरी, हरी, नीली, लाल और पीली, अचानक ब्लेड के अंदर से फूट पड़ी, फिर शून्य लोक में एक हो गई, जिससे 5 रंगों का रोशनी का गोला बन गया। इसने आसमान में एक चमकदार और शानदार 5 रंगों की लकीर बनाई, जो गहरे लाल धार पर जोर से टकराई। बूम!
किलिंग कॉन्सेप्ट और 5 एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट से निकली चाल कितनी ताकतवर थी। मूल सागर क्षेत्र के चौथे लेवल की चोटी पर बैठा कोई ताकतवर इंसान भी शायद इसका विरोध नहीं कर पाएगा। 5 रंगों का रोशनी का गोला गहरे लाल धार से टकराया और वह एक शानदार पहाड़ से टकराती हुई लहर की तरह थी। नहीं, यह न सिर्फ पहाड़ को तोड़ने में नाकाम रहा बल्कि टक्कर में खुद ही टूट गया। मर जाओ, यश की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसके हाथ में कोल्ड मून पियरलेस ब्लेड को हल्के से हिलाने पर 5 रंगों वाली रोशनी की धारा कई बार तेजी से घूमी, फिर शून्य लोक में एक मुश्किल घुमावदार 5 रंगों वाली राह बनाई जिसमें भयानक शक्ति थी और वह अमीश की ओर बढ़ी। ड्रैगन टाइगर बॉडी प्रोटेक्शन मंत्र। उसके आखिरी कदम के नाकाम होने से अमीश को बहुत बुरा लगा। उसका शरीर तूफानी समुद्र की तरह कांपने लगा और उसके मुंह के कोने से लाल खून की एक धार बह निकली। लेकिन इस समय उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। 5 रंगों वाले लाइट स्फेयर से निकलने वाले ऑरा ने उसे मौत का खतरा महसूस कराया। उसके चेहरे पर डर का भाव आया और फिर वह दहाड़ा और जल्दी से दोनों हाथों से एक हैंड सील बना ली। एक ड्रैगन और एक टाइगर के दहाड़ने की आवाज आई और फिर अचानक अमीश के सामने एक गहरे लाल रंग का लाइट का पर्दा आ गया। लाइट के पर्दे पर एक गहरे लाल रंग का ट्रू ड्रैगन और एक गहरे लाल रंग का खूंखार टाइगर तैरते और चलते हुए एक बहुत ही खास ऑरा निकाल रहे थे। अगर तुम्हारे पास पुरानी ड्रैगन पावर और पुरानी टाइगर पावर का 10वां हिस्सा होता तो यह युवा मास्टर आज तुमसे डरता। बदकिस्मती से यह बस थोड़ा सा है, फिर भी तुम इसे दिखाने की हिम्मत करते हो। कितनी शर्मनाक बात है। यश ने नफरत भरी मुस्कान दी। 5 रंगों वाला लाइट का गोला चमका, गहरे लाल लाइट वाले पर्दे के सामने आया और उस पर जोर से मारा। जबरदस्त ताकत बांध टूटने जैसी निकली और एक जोरदार धमाके के साथ गहरे लाल लाइट वाला पर्दा अंदर की ओर उड़ गया। क्रैक क्रैक क्रैक। जब गहरे लाल लाइट वाले पर्दे को उसकी हद तक धकेला गया तो चटकने की आवाजें आईं। अनगिनत दरारें तेजी से फैलीं और आखिर में अमीश की डरावनी नजर के नीचे वह जोर से धूल में मिल गया। फिर 5 रंगों की एक धार जोर से उसके सीने से टकराई। आह! अमीश चीखा, फिर हड्डियों के टुकड़ों और अंदरूनी अंगों के टुकड़ों के साथ मिला हुआ खून का एक बड़ा कौर थूका। इसके तुरंत बाद उसका पूरा शरीर टूटे पंखों वाले पक्षी की तरह शून्य लोक में एक बेचारा पैराबोला बना और पीछे की ओर उड़ गया। कई 100 मीटर उड़ने के बाद अमीश का शरीर आखिरकार लुन्बू हॉल के अंदर की सख्त मोटी दीवार से जोर से टकराया। उसके शरीर की हड्डियों से भयानक चटकने की आवाजें आईं और फिर वह मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसके रूपरंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा कंकाल चूर्ण चूर्ण हो गया है। इतनी गंभीर चोटों के साथ अमीश तभी ठीक हो सकता था जब उसके पास सेंट ग्रेड हीलिंग दवा हो, और तब भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता, ज्यादा से ज्यादा 70 से 80%। इसके अलावा ठीक होने के बाद भी किलिंग कॉन्सेप्ट की 3/10वीं मास्टरी वाली एक चाल से घायल होने के बाद अमीश का पूरा शरीर किलिंग कॉन्सेप्ट से प्रेरित हो गया, जिससे उसके दिल पर एक अमिट छाप रह गई। संक्षेप में, हालांकि अमीश यश की चाल से मारा नहीं गया था, लेकिन वह अपाहिज हो गया था। बेशक अगर अमीश इस साये को दूर कर पाता तो उसके लिए मुश्किलों से और मजबूत होकर उभरना और वापसी करना नामुमकिन नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से जब तक यश जिंदा था, चाहे वह कोई भी तरीका अपना ले, वह इस साये को दूर नहीं कर पाता। अमीश हार गया। यश सच में जीत गया। उसने टॉप 10 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। बहुत हैरानी की बात है, जिस पल यश ने किलिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, उस पल से लेकर उसके एक वार तक जिसने अमीश को बुरी तरह घायल और हरा दिया। हालांकि इसे बताने में बहुत समय लगा। असल में
यह बस एक पल था, बिजली की चमक। होश में आने से पहले सभी बहुत देर तक हैरान रहे और हैरानी से चीखने लगे। अमीश अमीश को इतनी बुरी हालत में पिटता देख अर्थपंख शिखर प्रमुख संबित तुरंत सदमे और गुस्से से दहाड़े। फिर अपने शरीर को फड़फड़ाते हुए वह अमीश के पास आ गया। संबित ने उसे देखा और तुरंत अमीश की अभी की बुरी हालत का एहसास हो गया। उसका चेहरा तुरंत बहुत ज्यादा उदास हो गया, लगभग पानी टपक रहा था। उसके काला पंख शिखर का टॉप जीनियस अमीश, जिसे उसने बहुत मेहनत से तैयार किया था, अपाहिज हो गया था। इस बच्चे को बिल्कुल भी जीने नहीं दिया जा सकता। संबित की ठंडी आंखें यश के शरीर को घूर रही थीं। उसकी खतरनाक आवाज, जो जानलेवा इरादे से भरी थी, उसके दांतों के बीच से किसी राक्षस की दहाड़ की तरह निकल रही थी। चाहे इसलिए कि यश ने अमीश को अपाहिज कर दिया था, जिससे उसके काला पंख शिखर को बहुत नुकसान हुआ था, या इसलिए कि यश के होने से काला पंख शिखर के 4 पीक्स के हेड के तौर पर उसके स्टेटस को बहुत बड़ा खतरा था। संबित को अपना बदला लेने और भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के लिए यश को मारना पड़ा। छोटे जानवर मर जाओ, यह सोचकर संबित ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपना कदम बढ़ाया। एक गर्जना के साथ उसके शरीर से सुनामी की तरह बहुत बड़ी युवा पावर निकली, जो बादलों में ऊपर उठी और आसमान में फैल गई। फिर उसका शरीर हिला, अचानक यश के सिर के ऊपर दिखाई दिया और उसने जान से मारने के पक्के इरादे से एक बहुत ताकतवर हथेली नीचे पटक दी। बूम! एक बहुत बड़ा, आसमान को छिपाने वाला युवा पावर का हाथ का निशान आसमान में जमा हुआ, फिर शून्य लोक में घुस गया, जिसमें भयानक ताकत थी, और उसने यश को दबा दिया। हथेली का निशान गिरने से पहले ही लुन्वो हॉल के अंदर की पूरी जमीन फट गई और कई मीटर नीचे धंस गई। संबित जाने माने अर्थपंख शिखर प्रमुख थे, मूल सागर सेवेंथ क्षेत्र की खेती के पीक के सुपर विशेषज्ञ। मार्शल स्किल का इस्तेमाल किए बिना भी उनका युवा पावर का हमला अकेले ही बहुत भयानक और डरावना था। हथेली के जमीन पर गिरने से पहले ही निकलने वाली ताकत ने यश के 5th लेवल क्रिएशन डिवाइन बॉडी को रोक नहीं पाया। उसने बड़े बड़े और खून उगल दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुचलकर कीमा बना दिया जाएगा। धत तेरे की, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। उसके दिल में निराशा की एक गहरी भावना उभरी। भले ही यश अब मूल सागर दायरे में आगे बढ़ जाए, वह मुकाबला नहीं कर सकता था। दोनों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा और विरोध करना बिल्कुल नामुमकिन था। हालांकि यश को हाथ पर हाथ धरे बैठने की आदत नहीं थी। मुश्किल हालात में भी वह अपनी पूरी ताकत से लड़ता था। वह दहाड़ा, नतीजों की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत लगाने की तैयारी में। संबित, तुम क्या कर रहे हो? हालांकि जैसे ही यश मौत से लड़ने की तैयारी कर रहा था, अचानक मेन हॉल में एक जोरदार दहाड़ गूंजी। फिर बिजली का एक बोल्ट शून्य लोक से गुजरा, जिसमें जबरदस्त कटिंग पावर थी। उसने युवा पावर के बड़े हैंडप्रिंट को चीरते हुए एक फटने की आवाज के साथ उसे 2 टुकड़ों में चीर दिया। अगले ही पल यश के सामने एक आदमी आया, जो कोई और नहीं बल्कि स्वर्गपंख शिखर हेड था। पहले तो स्वर्गपंख शिखर हेड ने कभी सोचा भी नहीं था कि संबित इतना घटिया होगा कि एक इज्जतदार पीक फर्स्ट सीट असल में एक डिसाइपल पर हमला करेगा, और वह भी चुपके से। इसलिए उसने समय पर रिएक्ट नहीं किया। खुशकिस्मती से यश हथेली के जोर से कुचला नहीं गया, जिससे स्वर्गपंख शिखर हेड संभल गया और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। यश, तुम ठीक हो? स्वर्गपंख शिखर हेड ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ, यश ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछने के लिए हाथ उठाया और अपना सिर हिलाया। यह देखकर कि यश को ज्यादा चोट नहीं लगी है, स्वर्गपंख शिखर हेड ने राहत की सांस ली। फिर जब उसने अर्थपंख शिखर प्रमुख संबित को देखा तो उसका चेहरा अचानक ठंडा हो गया
उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। संबित, तुम्हें आज की घटना के लिए मुझे जवाब देना चाहिए, नहीं तो मैं यह बात सेक्ट मास्टर को जरूर बताऊंगा। भले ही तुम पीक फर्स्ट सीट हो, तुम फॉर पीक्स टूर्नामेंट के दौरान एक शिष्य पर हमला करने की हिम्मत करने के लिए सेक्ट की सजा से नहीं बच पाओगे। यह सुनकर संबित का चेहरा तुरंत खराब हो गया। जैसा कि अनिलेश ने कहा था, जेड गेट एक ऐसा सेक्ट था जो नियमों को बहुत महत्व देता था। भले ही वह एक इज्जतदार पीक फर्स्ट सीट था, अगर उसने दिन के उजाले में और सबके सामने सेक्ट के नियमों को खुलेआम तोड़ने की हिम्मत की, तो बिना किसी सही वजह के वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा और अचानक संबित ने यश का शैतानी रूप देखा, जिसके खून जैसे लाल कपड़े और खून जैसे लाल बाल थे। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया और उसने मजाक उड़ाया, एक पीक फर्स्ट सीट के तौर पर मुझे जेड गेट के नियम अच्छे से पता हैं। मैं जानबूझकर उन्हें कैसे तोड़ सकता हूं? मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि स्कूल के एक जासूस को खत्म कर सकूं और स्कूल को साफ कर सकूं। सेक्ट जासूस? सेक्ट को साफ कर रहे हो? संबित की बातें सुनकर अनिलेश तुरंत गुस्से में आ गया और चिल्लाया, संबित, बदनामी करना और बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद करो। हे, अगर मेरे पास कोई सबूत नहीं होता तो क्या मैं ऐसी बातें कहता? संबित ने ठंडी मुस्कान दी, फिर पूरे हॉल में नजर घुमाई और बेपरवाही से कहा, वहां मौजूद हर कोई जरूर आयरन ब्लड सेक्ट के बारे में जानता होगा, जो दशकों पहले पूरे नानवू रीजन में फैल गया था और अपने साथ पूरे नानवू रीजन में एक बड़ी तबाही लाया था, है ना? वह आयरन ब्लड सेक्ट नानवू रीजन में फैल गया था, हर जगह मारकाट मचा रहा था और यह सब किलिंग इंटेंट को समझने के लिए था। किलिंग इंटेंट होना आयरन ब्लड सेक्ट का सिंबल कहा जा सकता है। लेकिन यश नाम का यह छोटा सा जानवर भी किलिंग इंटेंट रखता है। क्या इससे कुछ समझ नहीं आता? क्या ऐसा हो सकता है कि यश आयरन ब्लड सेक्ट का बचा हुआ हिस्सा है? जैसे ही संबित ने यह कहा, यश की तरफ सबकी नजरें तुरंत बदल गईं, ठंडी और बुरी नीयत से भर गईं। जब आयरन ब्लड सेक्ट ने पूरे नानवू रीजन में कब्जा कर लिया था, तो वहां मौजूद ज्यादातर जेड गेट शिष्य ने उस तबाही का अनुभव किया था और वे आयरन ब्लड सेक्ट से बहुत नफरत करते थे। अनिलेश, यह छोटा जानवर आयरन ब्लड सेक्ट का बचा हुआ हिस्सा है। अगर तुम अब भी मुझे उसे मारने से रोकने की हिम्मत करते हो, तो तुम डेमोनिक सेक्ट के बचे हुए हिस्से को पनाह दे रहे हो। जब मैं यह बात सेक्ट मास्टर को बताऊंगा, तो न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारा स्वर्ग पंख शिखर भी बुरी तरह फंस जाएगा। यह देखकर कि यश की तरफ सबकी नजरें दुश्मनी भरी होने लगीं, संबित ने तुरंत जीत की मुस्कान के साथ कहा, धत तेरे की। अनिलेश का चेहरा उदास था, उसकी आस्तीन में हाथ कसकर मुट्ठियों में भींचे हुए थे। उसे संबित की बातों पर दिल से यकीन नहीं था। यश बिल्कुल भी आयरन ब्लड सेक्ट का बचा हुआ हिस्सा नहीं हो सकता था। हालांकि उसके पास संबित की बातों को गलत साबित करने का कोई तरीका भी नहीं था, क्योंकि उस समय किलिंग इंटेंट रखना सच में आयरन ब्लड सेक्ट की निशानी थी। अब अनिलेश सच में मुश्किल में था, उसे रोक नहीं पा रहा था, फिर भी उसे अकेला नहीं छोड़ पा रहा था। अगर उसने उसे रोका, तो संबित उसे पक्का डेमोनिक सेक्ट के बचे हुए हिस्से को पनाह देने का जुर्म मान लेगा। यह कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं था, और अगर यह बात पक्की हो जाती, तो न सिर्फ वह बदकिस्मत होता, बल्कि स्वर्ग पंख शिखर को भी नुकसान होता। लेकिन उसे संबित को यश को मारते हुए देखने देना भी बिल्कुल नामुमकिन था। हे, जब आपके पास कोई सबूत न हो तो किसी पर जुर्म का इल्जाम लगाना कितना आसान है। जैसे ही अनिलेश मुश्किल में पड़ा, उसके पीछे से हल्की सी हंसी आई। वह कोई और नहीं बल्कि यश था। क्या तुम्हारे लिए यहां बोलने की कोई जगह है, छोटे जानवर? चुप रहो, संबित ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। हे, तुम बूढ़े, बिना किसी सबूत के
तुमने बस यूं ही मुझे आयरन ब्लड सेक्ट का बचा हुआ सदस्य कहकर बदनाम कर दिया। क्या मुझे बोलने और अपना बचाव करने की इजाजत नहीं है? जेड गेट कब से तुम्हारा पर्सनल डोमेन बन गया, जहां तुम जो भी कहते हो वही होता है? भले ही संबित मूल सागर सेवेंथ क्षेत्र की चोटी पर एक सुपर विशेषज्ञ इज्जतदार अर्थपंख शिखर प्रमुख थे, यश ने कोई डर नहीं दिखाया। सबूत? तुम्हारे पास किलिंग इंटेंट होना सबसे अच्छा सबूत है कि तुम आयरन ब्लड सेक्ट के बचे हुए सदस्य हो। किलिंग इंटेंट की आंखों में चमक रहा था और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। क्या मजाक है? यश ने मजाक उड़ाते हुए कहा। यह किलिंग इंटेंट स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कई मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट में से एक है, जो सिर्फ आयरन ब्लड सेक्ट तक ही सीमित नहीं है। जब तक किसी के पास मौका है, कोई भी इसे समझ सकता है। यह कहना कि मैं आयरन ब्लड सेक्ट का बचा हुआ हिस्सा हूं सिर्फ इसलिए कि मैंने किलिंग इंटेंट को समझ लिया, यह सच में सबसे मजेदार मजाक है जो मैंने कभी सुना है। थोड़ी देर रुकने के बाद यश ने आगे कहा, यह साफ है कि तुमने मुझे अमीश को हराते और 4 चोटियों में से काला पंख शिखर के हेड की जगह पर कब्जा करते देखा था, और तुमने नाराजगी रखी, इसलिए तुमने बेशर्मी से मुझ पर हमला किया, और यहाँ तक कि पाखंड से यह भी दावा किया कि यह सेक्ट को साफ कर रहा है। तुम सच में एक पाखंडी हो। यश की बातें सुनकर अनिलेश अचानक जाग गया। हाँ, किलिंग इंटेंट मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट्स में से एक है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच नेचुरली मौजूद है, सिर्फ आयरन ब्लड सेक्ट तक ही सीमित नहीं है। क्या किलिंग इंटेंट को समझने वाला कोई आयरन ब्लड सेक्ट का बचा हुआ हिस्सा है? यह सच में बहुत बड़ा मजाक है। छोटे जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? तुम मौत को बुला रहे हो। एक इज्जतदार पीक फर्स्ट सीट के तौर पर संबित इतना गुस्से में था कि जब एक शिष्य ने उसकी नाक की ओर इशारा करके उसे गाली दी तो उसके फेफड़े लगभग फट गए। वह दहाड़ा और एक जोरदार मुक्के ने शून्य लोक को चकनाचूर कर दिया, जो यश की ओर जोर से वार कर रहा था। दफा हो जाओ। जागा हुआ अनिलेश कभी भी संबित को हमला नहीं करने देगा। वह दहाड़ा और तेज बिजली वाली हथेली के वार ने संबित को रोक दिया। अनिलेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेमोनिक सेक्ट के बचे हुए हिस्से को पनाह देने की? यह देखकर कि अनिलेश ने अभी भी उसे रोकने की हिम्मत की, संबित हैरान और गुस्से में था। अनिलेश के होंठ एक मजाक में मुड़ गए। संबित, अगर हम तुम्हारे इस लॉजिक को माने कि किलिंग इंटेंट रखने से कोई आयरन ब्लड सेक्ट का बचा हुआ हिस्सा बन जाता है, तो मुझे अब भी याद है कि हमारे जेड गेट में एक ऐसा इंसान है जिसने किलिंग इंटेंट में महारत हासिल कर ली है। वह है दिव्य जेड पर्वत शिखर का एल्डर नीरज। जब तुम सेक्ट को साफ करने की बात करते रहते हो तो तुम एल्डर नीरज से क्यों नहीं उलझ जाते? अनिलेश, तुम नासमझी कर रहे हो। यह सुनकर संबित का शरीर अचानक जम गया। एल्डर नीरज कौन था? वह जेड गेट मैन पीक का एक एल्डर था। उसका रुतबा और ताकत दोनों ही संबित से कहीं ज्यादा थे, और एल्डर नीरज, जो किलिंग इंटेंट को समझता था, एक बेरहम इंसान था। संबित में उससे उलझने की हिम्मत नहीं थी। बेतुकी बात। हे संबित, अगर तुममें हिम्मत है तो चलो अभी सेक्ट मास्टर के पास चलते हैं और सेक्ट मास्टर से इस मामले का फैसला करने के लिए कहते हैं, यह देखने के लिए कि क्या यश सच में आयरन ब्लड सेक्ट का बचा हुआ हिस्सा है। क्या तुम्हारी हिम्मत है? अनिलेश ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। यह सुनकर संबित तुरंत हिचकिचाया। यह कहना आसान है कि जाओ सेक्ट मास्टर को ढूंढो ताकि किसी मामले में बीच बचाव हो सके, लेकिन अगर उसने सच में ऐसा किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर यश सच में आयरन ब्लड सेक्ट का बचा हुआ हिस्सा था तो ठीक था, लेकिन अगर यश आयरन ब्लड सेक्ट का बचा हुआ हिस्सा नहीं था तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी।
पहले उसने फॉर पीक्स टूर्नामेंट के दौरान एक डिसाइपल पर हमला करने के लिए अपने स्टेटस और नियमों को नजरअंदाज किया, और फिर उसने यह मामला सेक्ट मास्टर तक पहुंचा दिया। उस समय दोनों गुनाहों की सजा मिलने के बाद भले ही वह इज्जतदार अर्थपंख शिखर प्रमुख होता, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। अर्थपंख शिखर प्रमुख हिचकिचाया। यह साफ तौर पर एक दोषी विवेक की निशानी है। लगता है उसने अभी जानबूझकर यश को फंसाया, वरना वह हिचकिचाता क्यों? समझो, एक इज्जतदार पीक फर्स्ट सीट ने अपना गुस्सा निकालने के लिए सच में इतनी बेशर्मी की। संबित को हिचकिचाते हुए और अनिलेश के साथ सेक्ट मास्टर से आर्बिट्रेशन के लिए पूछने की हिम्मत न करते देखकर पूरा लुन्बु हॉल तुरंत फुसफुसाने लगा, और सबने संबित को नफरत से देखा। अनिलेश, तुम बहुत बेरहम हो। बात यहाँ तक पहुँच गई थी। संबित का यहाँ और रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने ठंडी सांस ली और जल्दी से जाने के लिए मुड़ा। उफ, यह तो सच में लकी था। अगर मैंने गॉड स्लेइंग स्लैश और किलिंग इंटेंट का इस्तेमाल किया होता तो आज मैं सच में अपना नाम साफ नहीं कर पाता, भले ही मैं येलो रिवर में कूद जाता। संबित को पीछे हटते देखकर यश ने राहत की सांस ली। फिर थोड़ा डर के साथ मन में सोचा, गॉड स्लेइंग स्लैश एक हेवन रैंक मार्शल स्किल थी जिसे कभी आयरन ब्लड सेक्ट मास्टर ने कल्टिवेट किया था। आम लोग शायद इसे न पहचाने, लेकिन अर्थपंख शिखर प्रमुख संबित जरूर पहचान सकते थे। अगर उन्होंने किलिंग इंटेंट और आयरन ब्लड सेक्ट मास्टर की मार्शल स्किल में भी मास्टरी कर ली तो उन्हें आयरन ब्लड सेक्ट का बचा हुआ माना जाएगा, भले ही वह न हो। फॉर पीक्स टूर्नामेंट का यह सेशन यहीं खत्म होता है। यह एल्डर सबके रिजल्ट दिव्य जेड पर्वत शिखर को रिपोर्ट करेगा और इनाम अगले दिन बांटे जाएंगे। इसी समय जेड गेट एल्डर बाहर आए और जोर से घोषणा की। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई और पीक्स टूर्नामेंट का यह सेशन ऑफिशियली सफलतापूर्वक खत्म हो गया। स्वर्ग पंख शिखर के अंदर फॉर पीक्स टूर्नामेंट खत्म हुए 3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों में यश कहीं नहीं गया, हमेशा पीछे पहाड़ की चट्टान में छिपा रहा, कुछ अपनी चोटों को ठीक करने के लिए और कुछ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। अर्थपंख शिखर प्रमुख के हमले से यश को बहुत निराशा हुई। इस घटना ने उसे बहुत ज्यादा उत्तेजित किया, जिससे उसे एहसास हुआ कि भले ही उसकी साधना अब अच्छी लग रही थी, पूरे कोल्लम कॉन्टिनेंट के संदर्भ में वह अभी भी एक बहुत कमजोर अस्तित्व था और उसे बेहतर होने के लिए और मेहनत करने की जरूरत थी। इसके अलावा यश जानता था कि अर्थपंख शिखर प्रमुख संबित एक खतरनाक और बदला लेने वाला इंसान था। इस बार उसने काला पंख शिखर को फॉर पीक्स के प्रमुख के रूप में अपना पद खोने पर मजबूर कर दिया था, और उसने काला पंख शिखर के टॉप जीनियस अमीश को भी अपाहिज बना दिया था। संबित इसे बिल्कुल नहीं जाने देगा। हर बार स्वर्ग पंख शिखर हेड उसकी रक्षा के लिए नहीं होगा, सब कुछ उसी पर निर्भर था। और 5 दिन बीत गए। इस दिन यश, जो चट्टान पर पालथी मारकर बैठा था, उसने अचानक अपना मुंह खोला और की एक गंदी धार छोड़ी। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं, उसके मुंह के कोने पर एक कड़वा चाप बन गया और वह खुद से बुदबुदाया। हालांकि सीज हेवन क्रिएशन स्क्रिप्चर में हेवन डिफाइन पावर है, लेकिन जितना ज्यादा कोई कल्टिवेट करता है, यह उतना ही मुश्किल होता जाता है। यह काबिलियत की बात नहीं है, बल्कि कल्टिवेशन एनर्जी की बात है। काफी रिसोर्स के बिना कल्टिवेशन के लिए हेवन और अर्थ स्पिरिचुअल की को एब्जॉर्ब करने के लिए सिर्फ खुद पर निर्भर रहना तेजी से तरक्की करना नामुमकिन बना देता है। मुझे हैरानी है कि दिव्य जेड पर्वत शिखर इनाम कब बांटेगा, यश ने कुछ उम्मीद के साथ कहा। उसने सुना था कि टॉप 10 रैंकिंग में पहला स्थान पाने के बाद सेक्ट बहुत ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्स इनाम में देगा। अगर उसे कल्टीवेशन रिसोर्स का यह बैच मिल जाता
तो उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ जाती। जैसा कि कहा जाता है, शैतान की बात करो और वह सामने आ जाएगा। जैसे ही यश सोच रहा था कि पहले स्थान का इनाम कब बांटा जाएगा, स्वर्ग पंख शिखर हेड की आवाज उसके कान में पड़ी। यश, दिव्य जेड पर्वत शिखर के इनाम बांट दिए गए हैं, उन्हें लेने के लिए मेरे पास आओ। हाँ। यह सुनते ही यश की आंखें तुरंत उत्साह से भर गईं और वह बिना देर किए तियान्यू हॉल की ओर दौड़ा। हॉल के अंदर अनिलेश सबसे ऊंची जगह पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह यश को देख रहा था। उसने यूं ही एक स्टोरेज पाउच बाहर फेंका और कहा, यश, तुम्हारे सारे रिवॉर्ड्स अंदर हैं। इसमें 2 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, 1000 से ज्यादा अलग अलग तरह की मेडिसिनल पिल्स, 2 हेवन रैंक मार्शल स्किल्स, कुछ अजीब छोटी चीजें और एक ट्रू डिसाइपल टोकन है। तुम इस टोकन का इस्तेमाल दिव्य जेड पर्वत शिखर पर जाने और ट्रू डिसाइपल बनने के लिए कर सकते हो। इतने सारे खजाने। यह सुनते ही यश ने बेसब्री से तुरंत स्टोरेज पाउच खोला और अंदर से निकलती खजाने की रोशनी से वह तुरंत चकाचौंध हो गया। उसे होश में आने में पूरा एक पल लगा। वह होश में आया, एक गहरी सांस ली और अपने दिल में हैरानी को शांत किया। फिर कंफ्यूजन में पूछा, हेड, ये रिवॉर्ड्स थोड़े अजीब लग रहे हैं, है ना? ये पहले स्थान के रिवॉर्ड से कम दोगुने हैं। अनिलेश थोड़ा मुस्कुराया, इन इनामों में से आधे तुम्हें दिव्य जेड पर्वत शिखर ने दिए हैं और बाकी हिस्सा तुम्हें मैंने दिया है। तुमने मेरे स्वर्ग पंख शिखर की बहुत बड़ी सेवा की है। मेरे स्वर्ग पंख शिखर को 4 चोटियों के हेड के तौर पर अपनी जगह वापस दिलाने में मदद की है। जाहिर है मुझे तुम्हें अच्छा इनाम देना चाहिए। धन्यवाद हेड। यश, जिसे अभी अलग अलग कल्टीवेशन रिसोर्स की जरूरत थी, उसने बिना किसी दिखावे के मुस्कुराते हुए इसे मान लिया। यश का पैसे के लालची लुक देखकर अनिलेश ने उस पर आंखें घुमाईं, फिर कहा, ठीक है, अभी ज्यादा खुश मत हो। तुम्हें ट्रू डिसाइपल टोकन पहले ही मिल चुका है। अब तुम जाकर ट्रू डिसाइपल के तौर पर प्रमोट हो सकते हो। मैं तुम्हें रिपोर्ट करने के लिए दिव्य जेड पर्वत शिखर ले जाऊंगा। फिर मैं हेड को परेशान करूंगा। यश ने सिर हिलाया। जैसा कि एक सच्चे शिष्य के घर से उम्मीद की जाती है, न सिर्फ माहौल बहुत अच्छा है और स्पिरिचुअल क्यूई बहुत ज्यादा है, बल्कि हर जगह विशेषज्ञ भी हैं। अभी मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो अमीश से कमजोर नहीं थे और कुछ तो उससे भी ज्यादा ताकतवर थे। शानदार और शानदार दिव्य जेड पर्वत शिखर के अंदर 2 लोग एक के बाद एक चल रहे थे। ये दोनों लोग कोई और नहीं बल्कि यश और स्वर्ग पंख शिखर हेड अनिलेश थे। चौड़े पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए यश ने उत्सुकता से इधर-उधर देखा और खुद को हैरान हुए बिना नहीं रह सके। यह दिव्य जेड पर्वत शिखर सच में जेड गेट की मुख्य चोटी के तौर पर अपनी पहचान पर खरा उतरता है। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल क्यूई स्वर्ग पंख शिखर से कम 10 गुना ज्यादा है और यहाँ कई विशेषज्ञ रहते हैं। रास्ते में उसे 100 से ज्यादा लोग मिले, जिनमें से आधे से ज्यादा वेंकट के लेवल के विशेषज्ञ थे, बाकी 30% ईशानी के लेवल के विशेषज्ञ थे, 10% अमीश के बराबर विशेषज्ञ थे और बाकी 10% अमीश से भी ज्यादा खतरनाक विशेषज्ञ थे। दिव्य जेड पर्वत शिखर को पक्का ऐसी जगह कहा जा सकता है जहां छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ रहते हैं। हम पहुंच गए हैं। अनिलेश की आवाज आई। दोनों के सामने एक पुराना और शानदार हॉल था, जिसका नाम ट्रू डिसाइपल हॉल था। यहीं पर नए प्रमोट हुए ट्रू डिसाइपल रजिस्टर करते हैं। बड़े ट्रू डिसाइपल हॉल के अंदर एक लंबी लकड़ी की टेबल रखी थी, जिसके पीछे नीले रंग का चोगा पहने एक स्टीवर्ड बैठा था। यश नीले रंग का चोगा पहने स्टीवर्ड के पास गया और कहा, स्टीवर्ड, मैं नया प्रमोट हुआ ट्रू डिसाइपल यश हूँ, आज यहाँ रजिस्टर करने के लिए अपने ट्रू डिसाइपल टोकन के साथ।
जैसे ही उसने कहा, यश ने अपनी स्टोरेज रिंग से ट्रू डिसाइपल टोकन निकाला और उसे दे दिया। नीले चोगे वाले स्टीवर्ड ने अपनी आंखें खोली, यश को देखा और बिना कुछ बोले यश से ट्रू डिसाइपल टोकन ले लिया। उसे देखने के बाद उसने उसे रख दिया। फिर एक बैंगनी सुनहरी किताब और एक जेड पेन निकाला और तेजी से उस पर कुछ स्ट्रोक लिखे। यह सब करने के बाद नीले चोगे वाले स्टीवर्ड ने आखिरकार ऊपर देखा और कहा, ठीक है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। आज से तुम जेड गेट के ट्रू डिसाइपल हो और दिव्य जेड पर्वत शिखर पर रह सकते हो। तुम्हारा तय किया गया घर मेघ शिखर पैवेलियन है। यह रहा एक ट्रू डिसाइपल मैनुअल, जिसमें दिव्य जेड पर्वत शिखर के बारे में पूरी जानकारी है और ट्रू डिसाइपल को मिलने वाले फायदों और ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया गया है। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बस इसे खुद पढ़ लो। बोलने के बाद नीले चोगे वाले स्टीवर्ड ने यूं ही एक चाबी और एक पुराना मैनुअल यश की तरफ फेंक दिया, फिर आलस में अपनी आंखें बंद कर लीं। सच्चा शिष्य बनना इतना आसान है? यश थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा था कि सच्चा शिष्य बनना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि नीले कपड़े वाला स्टीवर्ड बस यूं ही बैंगनी सुनहरे रजिस्टर पर कुछ स्ट्रोक लिख देगा और वह सच्चा शिष्य बन जाएगा। यश के विचारों को समझते हुए अनिलेश मुस्कुराया और समझाया, सच्चा शिष्य बनना इतना आसान कैसे हो सकता है? इसके लिए कई तरह की जांच और जांच की जरूरत होती है। तुम्हारे लिए ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने इस फॉर पीक्स टूर्नामेंट में पहला स्थान जीता है और तुम्हारे पास खास अधिकार हैं। तो ऐसा ही है। यश ने समझते हुए सिर हिलाया। स्वर्ग पंख शिखर पर अभी भी कई अनसुलझे मामले हैं। मुझे उन्हें संभालने के लिए वापस जाना होगा। प्लीज अपना ख्याल रखना। स्वर्ग पंख शिखर ने फॉर पीक्स के हेड के तौर पर अपनी जगह फिर से हासिल कर ली थी और अब यह फिर से बनने की हालत में था, जिसमें कई काम करने थे। ट्रू डिसाइपल हॉल से निकलने के बाद अनिलेश ने यश को बताया और फिर स्वर्ग पंख शिखर पर वापस भागा। अनिलेश के जाने के बाद यश ने एक सीनियर ब्रदर से मेघ शिखर पैवेलियन की जगह के बारे में पूछा और फिर सीधे वहां चला गया। दिव्य जेड पर्वत शिखर के अंदर हर ट्रू डिसाइपल का एक अलग आंगन होता है, जिसमें न सिर्फ अच्छा नजारा और जगह होती है, बल्कि उसके अंदर एक हाई ग्रेड स्पिरिट इकट्ठा करने वाली लाइन भी बनी होती है, जो लगातार हेवन और अर्थ स्पिरिचुअल क्यूई इकट्ठा करती है, जिससे पूरा आंगन रिच हेवन और अर्थ स्पिरिचुअल क्यूई से भर जाता है। यहां कल्टीवेट करने का असर कई गुना बढ़ जाएगा। मेघ शिखर पैवेलियन के अंदर एक कमरे में पहले आइए दिव्य जेड पर्वत शिखर को समझते हैं और ट्रू डिसाइपल को मिलने वाले फायदों के साथ साथ उन्हें जो जिम्मेदारियां उठानी होती हैं उन्हें भी समझते हैं। यश बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था, कल्टीवेट करने के लिए जल्दी नहीं किया। उसने अपनी स्वर्गीय गहरी अंगूठी से मैनुअल निकाला। एक नए व्यक्ति के तौर पर उसे दिव्य जेड पर्वत शिखर और ट्रू शिष्य के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसे उन्हें जल्दी से समझना पड़ा। दिव्य जेड पर्वत शिखर इनर सेक्ट से अलग नहीं है। इनर सेक्ट की सभी जगहें यही हैं, जैसे लुनबू हॉल, मिशन हॉल और कंट्रीब्यूशन हॉल। लेकिन मिशन की रैंक, खजाने की रैंक और विशेष गेस की ताकत इनर सेक्ट की तुलना में बहुत ज्यादा है। मैनुअल को 2 हिस्सों में बांटा गया था। पहले हिस्से, जिसका नाम दिव्य जेड चैप्टर था, में दिव्य जेड पर्वत शिखर के अंदर अलग अलग बिल्डिंग्स के कामों के बारे में बताया गया था और उनकी जगहें बताई गई थीं। दूसरा हिस्सा ट्रू डिसाइपल चैप्टर था, जिसमें दिव्य जेड पर्वत शिखर के अंदर ट्रू शिष्य को मिलने वाले अलग अलग अधिकारों और फायदों के बारे में बताया गया था। ट्रू डिसाइपल चैप्टर देखकर यश तुरंत चिल्लाया, हे भगवान! ट्रू डिसाइपल को जो फायदे मिलते हैं वे बहुत बड़े हैं। ट्रू डिसाइपल चैप्टर के रिकॉर्ड के मुताबिक
ट्रू डिसाइपल बनने के बाद अगर कोई कुछ भी नहीं करता तो भी जेड गेट हर 6 महीने में 2 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स, 5 लाख मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और अलग अलग कल्टीवेशन मेडिसिनल पिल्स देता था। इनर सेक्ट डिसाइपल को जो ट्रीटमेंट मिलता था वह दूसरों की नज़र में पहले से ही अच्छा माना जाता था, लेकिन ट्रू डिसाइपल की तुलना में यह बस कचरा था, बताने लायक नहीं था। बेशक यह ठीक भी था। हर कोई जो ट्रू डिसाइपल बन सकता था वह जीनियस था। ये जीनियस जेड गेट के भविष्य के पिलर थे। जेड गेट के आने वाले एल्डर्स और सेक्ट मास्टर्स सभी ट्रू शिष्य के इसी बैच से चुने गए थे, इसलिए जाहिर है उन्हें सबसे ज्यादा रिसोर्स के साथ पालना पोसना पड़ा। हालांकि ट्रू शिष्य को सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिला, लेकिन जेड गेट के सभी शिष्य में उनकी जिम्मेदारियां भी सबसे भारी थीं। आखिर दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, जितना पाना है उतना ही देना पड़ता है। अब मेरी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने का समय आ गया है। दिव्य जेड पर्वत शिखर और ट्रू शिष्य को समझने के बाद यश ने कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। हम बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे, हाथों से सील बनाते हुए उनके ग्लैबेला से एक स्पिरिचुअल लाइट सीटी की तरह निकली, जो शून्य लोक में सेलेस्टियल फोर्जिंग स्क्रिप्चर की एक शून्य लोक इमेज में बदल गई। एक डरावनी खाने वाली पावर निकली, जिसने यश की स्वर्गीय गहरी रिंग के सभी खजानों को खा लिया जिन्हें खाया जा सकता था। वूश! धधकती हुई केस लपटें उठीं और सारे खजाने तुरंत प्योर एनर्जी में बदल गए, जिससे एनर्जी का एक ऐसा बहाव बना जो यश के शरीर में भर गया। उसके हाथ पैरों और हड्डियों में नदियों की तरह गर्जना होने लगी, जो तेजी से घूमने लगी। इतनी बड़ी एनर्जी का बहाव, जिसे मूल सागर क्षेत्र टियर 3 का विशेषज्ञ भी झेल नहीं पाएगा, लेकिन यश के लिए यह कुछ भी नहीं था। उसके शरीर के अंदर के जीन्स ने आसानी से एनर्जी के इस बड़े बहाव को सोख लिया। इसके तुरंत बाद यश के सोए हुए जीन्स इस बड़ी एनर्जी की मदद से जोरदार वाइब्रेट करने लगे। उनके बाहरी शेल फट गए और एक चमकदार केस चमक निकलने लगी, जिससे पावरफुल एनर्जी का बहाव निकला। यश का कल्टीवेशन रियल्म रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर उठने लगा। गेहन क्षेत्र 8वां लेवल, गेहन क्षेत्र 9वां लेवल, मूल सागर क्षेत्र। पूरे 1 महीने बाद उस बहुत ज्यादा एनर्जी पर भरोसा करके यश ने 536 जीन जगाए थे और उसकी कल्टीवेशन मूल सागर क्षेत्र तक आगे बढ़ी थी और आखिर में मूल सागर क्षेत्र के मिडिल स्टेज पर स्टेबल हो गई थी। उसके क्रिएशन डिवाइन बॉडी को 8 क्रिएशन डिवाइन मार्क्स के क्षेत्र तक ब्रेकथ्रू मिला था। 1 महीने पहले की तुलना में यश कम से कम 1 दर्जन गुना ज्यादा मजबूत था। अब अगर वह अमीश से लड़ता जब उसने ड्रैगन टाइगर बर्स्ट युआन पिल खा ली थी, तो उसे किलिंग इंटेंट इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वह उसे 10 चालों में हरा सकता था और 20 चालों में मार सकता था। हालांकि यश खुश नहीं था। अमीश पहले ही उसके पैरों तले रौंद दिया गया था। उसने उन विरोधियों पर कभी ध्यान नहीं दिया जिन्हें उसने पीछे छोड़ दिया था। उसका अभी का लक्ष्य अर्थपंख शिखर प्रमुख संबित को पीछे छोड़ना था। हालांकि उसकी अभी की ताकत पहले से ही बहुत ज्यादा थी, फिर भी उसके लिए संबित का अपोनेंट बनना नामुमकिन था, इसलिए उसे और मजबूत बनना पड़ा। रिसोर्स खत्म हो गए थे, इसलिए सुधार का एकमात्र तरीका कॉन्सेप्ट एस्पेक्ट से शुरू करना था। यश ने मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट को समझना शुरू किया। मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट को समझना कल्टीवेशन को सुधारने से दर्जनों गुना ज्यादा मुश्किल था। भले ही यश का एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा प्रोडिजी था, फिर भी इसे सुधारना बहुत मुश्किल और मेहनत वाला था। पूरे 3 महीने बाद उसमें बस थोड़ा सा ही सुधार हुआ। उसका 5 एलिमेंट्स इंटेंट 40% प्रोफिशिएंसी दायरे के अर्ली स्टेज में चला गया। उसका सेबर इंटेंट 40% प्रोफिशिएंसी के अर्ली स्टेज में चला गया। उसका थंडर इंटेंट 40% प्रोफिशिएंसी के मिडिल स्टेज में चला गया
और उसका किलिंग इंटेंट भी 40% प्रोफिशिएंसी के अर्ली स्टेज में चला गया, जबकि उसका क्विकनेस इंटेंशन 30% प्रोफिशिएंसी के पीक में चला गया। पूरे 3 महीने फिर भी उसकी काबिलियत में मुश्किल से 10% का सुधार हुआ। इससे पता चलता है कि मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट को सुधारना कितना मुश्किल है। हालांकि कॉन्सेप्ट में सुधार मुश्किल है, लेकिन एक बार सुधार हो जाने पर मिलने वाले फायदे भी बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि हर कॉन्सेप्ट में सिर्फ लगभग 10% का सुधार हुआ, लेकिन जब उन्हें मिलाया जाता है तो यह यश की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। अपनी कल्टीवेशन और कॉन्सेप्ट में पहले से सुधार होने के बाद यश ने अपना ध्यान मार्शल स्किल पर लगाया। इस बार उसने टॉप 10 रैंकिंग में पहला स्थान जीता और 2 नए हेवन रैंक मार्शल स्किल्स हासिल किए। अब उन्हें समझने का अच्छा समय था। यश ने अपनी उंगली हल्के से हिलाई और उसकी उंगली पर मौजूद स्वर्गीय गहरी अंगूठी तुरंत रोशनी से चमक उठी। इसके तुरंत बाद उसके हाथ में 2 पुराने मार्शल डाउ सीक्रेट मैनुअल दिखाई दिए। 2 हेवन रैंक मार्शल स्किल्स, एक का नाम थंडर विंग्स था, जो एक हेवन ग्रेड मिडिल रैंक मार्शल स्किल था। यह मार्शल स्किल यश को स्वर्ग पंख शिखर हेड ने दी थी। इसे कल्टिवेट करने के बाद वह युआन क्यूई का इस्तेमाल करके अपनी पीठ के पीछे बिजली के पंखों की एक जोड़ी बना सकता था। इसमें न केवल बहुत ज्यादा अटैक पावर थी, बल्कि यह स्पीड को भी बहुत बढ़ा सकता था। यश की स्पीड उसके क्विकनेस इंटेंशन और रिवर्स डीप ग्रेविटी फील्ड के साथ पहले से ही बहुत हैरान करने वाली थी। अगर वह इस थंडर विंग्स को कल्टिवेट करता तो उसकी स्पीड निश्चित रूप से बहुत डरावने लेवल तक पहुंच जाती। यहां तक कि मूल सागर रियल्म टियर 5 विशेषज्ञ भी शायद उसके जितना तेज न हो। जहां तक दूसरे हेवन रैंक मार्शल स्किल की बात है, जिसका नाम वॉइड ब्रेक था, यह हेवन ग्रेड लो रैंक मार्शल स्किल नहीं था, न ही हेवन ग्रेड मिडिल रैंक मार्शल स्किल था, बल्कि यह हेवन ग्रेड हाई रैंक मार्शल स्किल था। इसके अलावा यह मार्शल स्किल बहुत खास थी। इसे एक ऑफेंसिव मार्शल स्किल, एक डिफेंसिव मार्शल स्किल या एक मूवमेंट मार्शल स्किल भी कहा जा सकता था। इस मार्शल स्किल में स्पेस इंटेंट था। इसे समझने के बाद कोई भी अपनी मर्जी से स्पेस को चीरने की ताकत रख सकता था। शून्य लोक को कल्टिवेट करने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट अपनी मर्जी से स्पेस को चीरने की पावर पा सकता है। स्पेस को चीरना सुनने में बहुत आसान तरीका लगता है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसका असर वाकई बहुत अच्छा होता है। उदाहरण के लिए, हमला करते समय स्पेस को चीरने से हमला सीधे दुश्मन पर लग सकता है। बचाव करते समय यह दुश्मन के हमले को एक स्पेशल रिफ्ट में एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर भागने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसका असर और भी बेहतर होता है, जिससे कोई अपने शरीर से सीधे शून्य लोक को पार कर सकता है और तुरंत टेलीपोर्टेशन जैसी हरकतें कर सकता है। बेशक इन्हें पाने के लिए स्पेस इंटेंट को समझना जरूरी है, नहीं तो कोई शून्य लोक को बिल्कुल भी नहीं खोल सकता। शून्य लोक को कल्टिवेट करने में यह सबसे बड़ी चुनौती है। दुनिया में कई मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। ये मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट ताकत में अलग अलग होते हैं। उसके हाथ में 2 पुराने मार्शल डाउ सीक्रेट मैनुअल दिखाई दिए। 2 हेवन रैंक मार्शल स्किल्स, एक का नाम थंडर विंग्स था, जो एक हेवन ग्रेड मिडिल रैंक मार्शल स्किल था। यह मार्शल स्किल यश को स्वर्ग पंख शिखर हेड ने दी थी। इसे कल्टिवेट करने के बाद वह युआन क्यूई का इस्तेमाल करके अपनी पीठ के पीछे बिजली के पंखों की एक जोड़ी बना सकता था। इसमें न केवल बहुत ज्यादा अटैक पावर थी, बल्कि यह स्पीड को भी बहुत बढ़ा सकता था। यश की स्पीड उसके क्विकनेस इंटेंशन और रिवर्स डीप ग्रेविटी फील्ड के साथ पहले से ही बहुत हैरान करने वाली थी। अगर वह इस थंडर विंग्स को कल्टिवेट करता तो उसकी स्पीड निश्चित रूप से बहुत डरावने लेवल तक पहुंच जाती।
यहाँ तक कि मूल सागर रियल्म टियर 5 विशेषज्ञ भी शायद उसके जितना तेज न हो। जहाँ तक दूसरे हेवन रैंक मार्शल स्किल की बात है, जिसका नाम वॉइड ब्रेक था, यह हेवन ग्रेड लो रैंक मार्शल स्किल नहीं था, न ही हेवन ग्रेड मिडिल रैंक मार्शल स्किल था, बल्कि यह हेवन ग्रेड हाई रैंक मार्शल स्किल था। इसके अलावा यह मार्शल स्किल बहुत खास थी। इसे एक ऑफेंसिव मार्शल स्किल, एक डिफेंसिव मार्शल स्किल या एक मूवमेंट मार्शल स्किल भी कहा जा सकता था। इस मार्शल स्किल में स्पेस इंटेंट था। इसे समझने के बाद कोई भी अपनी मर्जी से स्पेस को चीरने की ताकत रख सकता था। शून्य लोक को कल्टिवेट करने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट अपनी मर्जी से स्पेस को चीरने की पावर पा सकता है। स्पेस को चीरना सुनने में बहुत आसान तरीका लगता है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसका असर वाकई बहुत अच्छा होता है। उदाहरण के लिए, हमला करते समय स्पेस को चीरने से हमला सीधे दुश्मन पर लग सकता है। बचाव करते समय यह दुश्मन के हमले को एक स्पेशल रिफ्ट में एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर भागने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसका असर और भी बेहतर होता है, जिससे कोई अपने शरीर से सीधे शून्य लोक को पार कर सकता है और तुरंत टेलीपोर्टेशन जैसी हरकतें कर सकता है। बेशक इन्हें पाने के लिए स्पेस इंटेंट को समझना जरूरी है, नहीं तो कोई शून्य लोक को बिल्कुल भी नहीं खोल सकता। शून्य लोक को कल्टिवेट करने में यह सबसे बड़ी चुनौती है। दुनिया में कई मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। ये मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट ताकत में अलग अलग होते हैं और अलग अलग ग्रेड में बंटे होते हैं। हालांकि हमेशा इस बात पर बहस होती रही है कि कौन ज्यादा मजबूत है और कौन कमजोर, जिसका कोई पक्का जवाब नहीं है। फिर भी दो मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें दुनिया भर में सबसे मजबूत कॉन्सेप्ट माना जाता है। टाइम कॉन्सेप्ट, स्पेस इंटेंट। ये दो महान मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट दुनिया के सभी मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट में सबसे शक्तिशाली हैं। हालांकि उनकी शक्ति के कारण ही उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। पूरे कोल्लम कॉन्टिनेंट को देखें तो मार्शल आर्टिस्ट की संख्या गंगा की रेत जितनी विशाल है। अंथीन फिर भी जिन्होंने टाइम और स्पेस के दो महान मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट को समझा है, वे शायद 100 से भी कम हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें समझना कितना मुश्किल है। यश जैसे प्रोडिजी एप्टीट्यूड वाले सुपर जीनियस को भी भरोसा नहीं है कि वह स्पेस इंटेंट को निश्चित रूप से समझ सकते हैं। यह केवल एक चुनौती के साथ ही दिलचस्प है ना? यश के मुंह में उत्सुकता का भाव आ गया। हालांकि यश को वॉइड रियल्म को कल्टीवेट करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने आसान काम से शुरुआत की और थंडर विंग्स बनाना शुरू कर दिया। वह पहले ही थंडर इंटेंट का 40% मास्टर कर चुका था, इसलिए थंडर विंग्स जैसी साफ तौर पर बिजली वाली मार्शल स्किल बनाना उसके लिए बहुत आसान था, लगभग एक नेचुरल प्रोग्रेशन जैसा। सिर्फ 15 दिनों में उसने थंडर विंग्स को सक्सेसफुली बनाया और माइनर अचीवमेंट पीक क्षेत्र तक पहुंच गया। थंडर विंग्स। बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे यश ने अचानक एक हल्की चीख मारी, फिर अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों से कभी न खत्म होने वाली तेज बिजली चमकी। एक पल में कमरे में एक तेज ऑरा वाइब्रेट हुआ और चांदी जैसी रोशनी फैल गई, मानो गर्जने की दुनिया में बदल रही हो। गड़गड़ाहट। अगले ही पल कमरे में गर्जने की धीमी गड़गड़ाहट गूंजी। हजारों बिजली के बोल्ट यश के पीछे इकट्ठा हो गए और सपनों जैसे बिजली के पंखों की एक जोड़ी बन गए। एक हल्की फड़फड़ाहट के साथ उन्होंने एक डरावनी आभा निकाली जो सब कुछ खत्म करने में काबिल लग रही थी। यह ठीक वही हेवन ग्रेड मिडिल रैंक मार्शल स्किल थंडर विंग्स था, जैसा कि एक हेवन ग्रेड मिडिल रैंक मार्शल स्किल से उम्मीद की जाती है। यह वाकई बहुत बढ़िया है। हालांकि यश ने अभी तक ऑफिशियली थंडर विंग्स की पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसके मन में पहले से ही इसका थोड़ा अंदाजा था।
थंडर विंग्स में न सिर्फ बहुत ज्यादा अटैक करने की पावर है, बल्कि इसकी स्पीड भी बहुत तेज है। नॉर्मल हालत में डालने पर मेरी स्पीड मूल सागर क्षेत्र के 4th लेवल के बराबर हो सकती है। क्विकनेस इंटेंशन के बढ़ने और रिवर्स हेवी ग्रेविटी फील्ड के साथ मूल सागर 7th क्षेत्र पीक विशेषज्ञ की स्पीड भी मेरी स्पीड से थोड़ी कम होगी। थंडर विंग्स को कामयाबी से कल्ट करने के बाद यश ने तुरंत उस शून्य लोक को कल्ट करना शुरू कर दिया जिसका लंबे समय से इंतजार था। मार्शल डाउ सीक्रेट मैनुअल में शून्य लोक की जानकारी बहुत गहरी थी। यश आंखें नीचे करके नाक मुंह से और मुंह दिल से लगाकर पूरी तरह से उसमें डूब गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रहस्यमय क्षेत्र में घुस रहा हो। आसपास के शून्य लोक से अजीब और समझने में मुश्किल उतार चढ़ाव की लहरें उठने लगीं। पूरा 1.5 महीना बीत गया। आह! कमरे में यश की आह गूंजी। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। स्पेस इंटेंट सच में 2 सबसे मजबूत कॉन्सेप्ट्स में से एक होने की अपनी रेप्यूटेशन पर खरा उतरता है। इसे समझना वाकई बहुत मुश्किल है। मेरे एप्टीट्यूड के साथ पूरे 1.5 महीने की समझ ने मुझे इसके सार का बस एक छोटा सा हिस्सा ही समझने दिया है। यश के बहुत ज्यादा प्रोडिजी एप्टीट्यूड के साथ मेटल, लकड़ी, पानी, आग और धरती जैसे 5 एलिमेंट्स इंटेंट के लिए 1.5 महीना उसके लिए उन्हें 2/10वें हिस्से की प्रोफिशिएंसी क्षेत्र तक समझने के लिए काफी होगा। थंडर इंटेंट और क्विकनेस इंटेंशन जैसे ज्यादा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के लिए वह 1/10वें हिस्से की प्रोफिशिएंसी क्षेत्र तक भी पहुंच सकता था। लेकिन पूरे 1.5 महीने तक स्पेस इंटेंट को समझने के बाद वह इसके सार का बस एक छोटा सा हिस्सा ही समझ पाया, जो 10वें हिस्से की काबिलियत के 10वें हिस्से के बराबर था। इससे पता चलता है कि स्पेस इंटेंट को समझना कितना मुश्किल है। लेकिन कोई चीज जितनी मुश्किल होती है, एक बार मास्टर हो जाने पर वह उतनी ही ज्यादा ताकत दिखा सकती है। आंसू। यश ने एक उंगली उठाई जिसकी नोक से एक अजीब सी हलचल हो रही थी। उसने धीरे से उसे शून्य लोक पर फिराया। उसकी उंगली एक दिव्य कृपाण की तरह तेज थी। कागज जितना नाजुक शून्य लोक इस हल्के से वार से फट गया, जिससे एक बाल जितना पतला बिल्कुल काला स्पेशल रिफ्ट बन गया। उस बिल्कुल काले स्पेशल रिफ्ट से एक हल्की लेकिन बहुत तेज खींचने और कुचलने वाली ताकत निकली। वह बाल जितना पतला बिल्कुल काला स्पेशल रिफ्ट नाजुक लग रहा था, लेकिन उसकी ताकत बिल्कुल भी कम नहीं थी। यह गहन क्षेत्र 5th लेवल की साधना करने वाले किसी भी मजबूत साधक को तुरंत मार सकता था। इस छोटे से स्पेस इंटेंट की मौजूदगी यश की ताकत को लगभग 20% से 30% तक बढ़ाने के लिए काफी थी। हालांकि यश अभी सिर्फ मूल सागर क्षेत्र में था, लेकिन उसकी कुल लड़ाई की ताकत मूल सागर क्षेत्र के 4थे लेवल के विशेषज्ञ से किसी भी तरह से कम नहीं थी। इतने दिनों तक साधना करने के बाद अब बाहर जाकर घूमने का समय है। बेचैनी होने लगी और यश टहलने के लिए तैयार हो गया। मार्शल डाउ कल्टीवेट में सिर्फ अकेले प्रैक्टिस करने से कोई मजबूत प्रैक्टिशनर नहीं बन जाता। धप धप धप। जैसे ही यश का ख्याल शांत हुआ, अचानक आंगन का गेट खटखटाया गया। कौन है? अंदर आओ। यश ने एक भौं उठाई। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। पिछले 6 महीनों में जब से वह दिव्य जेड पर्वत शिखर पर आया और ट्रू डिसाइपल बना, वह हमेशा अपने मेघ शिखर पैवेलियन में अकेले ही कल्टीवेट करता रहा था। उसने किसी और ट्रू डिसाइपल से दोस्ती नहीं की थी, तो उसकी जगह कौन आएगा? चरमराहट। आंगन का गेट धीरे से खोला गया और फिर एक सुंदर सी शख्स अंदर आई। वह कोई और नहीं बल्कि ईशानी थी। सीनियर सिस्टर ईशानी, आप यहाँ क्यों हैं? यश हैरानी से भर गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे ढूंढने आने वाला इंसान ईशानी होगा। यश, तुम मुझसे पहले ट्रू डिसाइपल बन गए।
मैं यह मंजूर नहीं कर सकता कि तुम मुझे सीनियर सिस्टर ईशानी कहो। तुम्हें मुझे जूनियर सिस्टर ईशानी कहना चाहिए। मुझे तुम्हें सीनियर ब्रदर यश कहना चाहिए, ईशानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम भी ट्रू डिसाइपल बन गए? हाँ। पता चला कि पिछले आधे साल में जब यश अकेले थे, ईशानी, वेंकट और पवनवीर, जो उस समय टॉप 10 लिस्ट में थे, सभी मेहनत से कल्टीवेशन करके ट्रू डिसाइपल बन गए थे। जेड गेट में ट्रू डिसाइपल बनना सिर्फ फॉर पीक्स टूर्नामेंट में फर्स्ट आने से नहीं होता। और भी तरीके हैं, जैसे ट्रू डिसाइपल असेसमेंट से गुजरना। अगर कोई ट्रू डिसाइपल असेसमेंट पास कर लेता है तो उसे ट्रू डिसाइपल के तौर पर प्रमोट भी किया जा सकता है। हालांकि ट्रू डिसाइपल असेसमेंट पास करना फॉर पीक्स टूर्नामेंट में फर्स्ट जगह जीतने से ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ऐसा ही है। यश ने समझ में सिर हिलाया, फिर पूछा, जूनियर सिस्टर ईशानी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप आज क्यों आईं? ईशानी ने कहा, स्वर्ग पंख शिखर हेड आजकल बिजी रहे हैं और दिव्य जेड पर्वत शिखर पर नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने मुझे आपके लिए एक मैसेज लाने को कहा। आकाश ड्रैगन लड़ाई शुरू होने वाला है और वह चाहते हैं कि आप कड़ी मेहनत करें। यश हैरान दिखे, आकाश ड्रैगन लड़ाई? वह क्या है? सीनियर ब्रदर यश, आपको तो यह भी नहीं पता कि आकाश ड्रैगन लड़ाई क्या है? ईशानी ने हैरानी से यश को देखा, फिर यह देखकर कि उन्हें सच में नहीं पता, वह ताने से मुस्कुराई और समझाया, सीनियर ब्रदर यश, आप आकाश ड्रैगन लड़ाई के बारे में नहीं जानते, लेकिन क्या आप पिलग्रमेज बैटल के बारे में जानते हैं? तीर्थयात्रा लड़ाई। यह सुनकर यश की आंखों में एक बड़ी चमक आ गई। क्या यह हो सकता है कि इस आकाश ड्रैगन लड़ाई का तीर्थयात्रा लड़ाई से कुछ लेना देना हो? हाँ। ईशानी ने सिर हिलाया और कहा, आकाश ड्रैगन लड़ाई एक कंपटीशन है जिससे यह तय होता है कि तीर्थयात्रा लड़ाई में कौन हिस्सा लेने के लायक है। यह नानवू रीजन के 4 बड़े सेक्ट्स मिलकर करते हैं। 4 बड़े सेक्ट्स के सभी सच्चे शिष्य इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक हैं। जो लोग टॉप 100 रैंकिंग हासिल कर लेंगे, वे तीर्थयात्रा लड़ाई में हिस्सा लेने के लायक हो जाएंगे। क्या मैं इस जेड गेट पर तीर्थयात्रा लड़ाई में हिस्सा लेने और ईस्टर्न मार्शल डोमेन में जाने की क्वालिफिकेशन के लिए ही नहीं आया था? इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मौका आ ही गया। यश के दिल में थोड़ी खुशी हुई, फिर उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और पूछा, जूनियर सिस्टर ईशानी, आकाश ड्रैगन लड़ाई कब और कहां शुरू होगी? ईशानी ने कहा, आकाश ड्रैगन लड़ाई शुरू होने में अभी 1 साल बाकी है। यह जगह 4 बड़े पंथों के राज वाले इलाकों के जंक्शन पर है, जहां आकाश ड्रैगन सिटी नाम का एक पुराना शहर है। थोड़ी देर रुकने के बाद ईशानी ने थोड़ी उदासी के साथ कहा, आकाश ड्रैगन लड़ाई शुरू होने में सिर्फ 1 साल बचा है। 1 साल कम नहीं होता, लेकिन यह पक्का ज्यादा भी नहीं है। अगर मेरे पास 2 या 3 साल और होते तो मैं आकाश ड्रैगन लड़ाई में टॉप 100 रैंकिंग के लिए कोशिश कर सकता था, लेकिन अभी ज्यादा से ज्यादा मैं सिर्फ इसे देखने जा सकता हूं। टॉप 100 रैंकिंग के लिए मुकाबला करने की कोई उम्मीद नहीं है। आकाश ड्रैगन लड़ाई में टॉप 100 रैंकिंग पाने के लिए मूल सागर रियल्म कल्टीवेशन के कम से कम चौथे लेवल की जरूरत होती है। आकाश ड्रैगन लड़ाई में टॉप 100 रैंकिंग तीर्थयात्रा लड़ाई में हिस्सा लेने की क्वालिफिकेशन देती है और तीर्थयात्रा लड़ाई पास करके कोई भी कल्टीवेशन के लिए ईस्टर्न मार्शल डोमेन की 4 ग्रेट मार्शल दाओ होली लैंड्स में एंटर कर सकता है। यह 3 ग्रेट मार्शल डोमेन नानवू रीजन, नॉर्थ मार्शल डोमेन और वेस्ट मार्शल डोमेन के लगभग सभी यंग मार्शल आर्टिस्ट का सपना होता है। यह नेचुरली ईशानी का भी सपना था, लेकिन बदकिस्मती से उसमें आकाश ड्रैगन लड़ाई में टॉप 100 रैंकिंग के लिए मुकाबला करने का कॉन्फिडेंस भी नहीं था, क्योंकि उसका तीर्थयात्रा लड़ाई से कोई कनेक्शन नहीं था।
उसे अंदर से कड़वाहट महसूस हुई होगी। यह जरूरी नहीं कि सच हो, जूनियर सिस्टर ईशानी। तुम नेचुरली इंटेलिजेंट हो। अगर तुम 1 साल तक मेहनत से कल्टीवेट करोगी तो शायद तुम्हें मौका मिले। अगर इस साल तुम्हें किसी मौके से कुछ मदद मिलती है तो तुम कियानलोंग लड़ाई में टॉप 100 रैंकिंग के लिए मुकाबला करने के काबिल भी हो सकते हो। खुद को कम मत समझो। यश ने मुस्कुराते हुए उसे दिलासा देते हुए कहा। सीनियर ब्रदर यश सही कह रहे हैं। किस्मत का कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन जानता है कि इस साल क्या होगा। जब तक मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा मैं कियानलोंग लड़ाई में टॉप 100 रैंकिंग के लिए मुकाबला करने के काबिल हो जाऊंगा। यश से दिलासा और हिम्मत पाकर ईशानी की आंखों में लड़ने का जोश भर आया। फिर उसने कहा, सीनियर ब्रदर यश, कियानलोंग लड़ाई शुरू होने वाली है। मुझे कड़ी मेहनत करनी है, इसलिए मैं तुम्हें यहां परेशान नहीं करूंगी। अलविदा।